हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का टॉपिक है डेविएशन इन डेवलपमेंट एंड इट्स एम्प्लीकेशन, जिसे विकास में विचलन कहते हैं हिंदी में। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईवीएस की पेडागोजी की जितने भी टॉपिक है सिलेबस में वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हमने जो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर में जो जो टॉपिक दिया गया था, ग्रोथ, मैचुरेशन, डेवलपमेंट थ्योरी एंड डिबेट्स, ये हमने डिस्कस किया है। इवन डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट प्रिंसिपल भी हमने डिस्कस किया है। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो आप कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। और अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप चेक कर सकते हैं। तो अगर हमें अपनी भाषा में समझना हो, जैसे आप जिस भाषा में समझ सकते हैं इस किताब की भाषा को छोड़ के, तो डेविएशन इन डेवलपमेंट का मतलब है कि जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको अपने स्कूल विद्यालय जाना है, स्कूल जाना है, और आप क्या कर रहे हो, इस विद्यालय से आगे निकल जा रहे हो या फिर इस विद्यालय से पीछे रह जा रहे हो। तो ये क्या है, डिले हो रहा है, या तो फिर आगे चले जा रहे हो या पीछे रह जा रहे हो। तो इसको हम कहते हैं विचलित होना, यानी विचलित हो जा रहे हो आप, डेविएट हो जा रहे हो, आपका डाइवर्जन हो जा रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जा रहे हो, भटक जा रहे हो। तो विकास का भी अगर विकास जो है, अगर डिसाइडेड है कि बच्चे का विकास इस स्टेज में इतना होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, अगर जो एज दिया गया है उसके अकॉर्डिंग, जो ये बॉर्डर लाइन है, अगर बच्चे का विकास यहाँ से पीछे हो जाता है या फिर इससे ज़्यादा विकास उसका किसी डोमेन में हो जाता है, किसी क्षेत्र में, तो उसको हम कहते हैं ये जो विकास है ये विचलित हो गया, इसका विचलन हो गया, डेविएट हो गया। इसी को हम कहते हैं डेवलपमेंट, डेविएशन या विकास में विचलन। समझ आ गया? जो नॉर्मल जो डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चे की वहाँ नहीं होती, या तो उससे डिले हो जा रहा है या तो आगे चला जा रहा है, तो इसको ही विचलन कह रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो विचलन में जो वातावरण होता है, जो डेवलपमेंट है, आपने पढ़ा था थ्योरी, जो डेवलपमेंट है ये दोनों का प्रोडक्ट होता है। किसका? इन्वायरमेंट का, और जो भी इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी जेनेटिक फैक्टर हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो विकास जो है पर्यावरण, वंशानुगत दोनों कारकों से, जो हेरिडेटरी होते हैं, उनसे प्रभावित होता है, उनसे, उस फैक्टर से प्रभावित होता है। अगर अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन मिलती है या फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होती है, जो प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स है विकास का, जो विकास का प्रिडिक्टेबल पैटर्न है, जो अनुमान लगाया हुआ पैटर्न है, उसमें स्थायी या अस्थायी जो रूप होता है उसका बदल सकता है। तो अभी वही मैंने कहा ना, जो पैटर्न है, अगर बच्चे का बोला गया है कि इसमें इतना विकास होना है, इस एज में इतना विकास होना है, अगर वो पैटर्न क्या हो रहा है, वो चेंज हो जा रहा है उसमें, और तो इस स्थायी और अस्थायी परिवर्तन को ही हम कह रहे हैं डेवलपमेंट में डेविएशन। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि यदि कोई बच्चा उन स्तर के तनाव और संघर्ष वाले घर में बड़ा होता है, मतलब उच्च स्तर के तनाव, यानी किसी के फैमिली में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत तनाव है और बहुत संघर्ष वाला उसका फैमिली होता है, तो जो उसका भावनात्मक है और सामाजिक विकास जो है उस पर क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव का, जहाँ पे उसके पेरेंट्स लड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस बच्चे पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और बच्चा भी उस कंडीशन में बहुत उसका विकास भी बहुत ज़्यादा कम होगा। आपने पढ़ा होगा ना कि जो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है, मैंने विकास का जो क्षेत्र है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे चाहे वो सामाजिक पक्ष हुआ, चाहे वो शारीरिक पक्ष हुआ। अगर आप भावात्मक रूप से कमजोर है तो आपका शारीरिक पक्ष जो है उसका विकास कम होगा। तो इसी की वजह से जो बच्चा है उसके विकास में डिले हो सकता है। तो इसी तरह से यदि कोई बच्चा है जिसका फैमिली इन्वायरमेंट बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा सोचने वाले हैं, तो वो उस परिस्थिति में कैसा अनुभव करेगा, वो अच्छा पोषण भी उसको मिल रहा है, सहायता भी मिल रही है, और जो पारिवारिक वातावरण है बहुत अच्छा है, तो उसके जो विकास पे क्या होगा, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी पॉजिटिव तरीके से उसका विकास होगा। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इन्वायरमेंट और जो जेनेटिक फैक्टर है उन दोनों का गुणन होता है डेवलपमेंट। Deviation in this psychological development, poor health, inadequate nutrition, emotional deprivation, lack of incentive to learn, and many other factors may changes the normal rate of growth and development. तो डेविएशन की बात करें तो डेविएशन मनोविज्ञान में क्या होता है, साइकोलॉजी में क्या होता है, कि डेवलपमेंट क्या है, अगर उसमें किसी कंडीशन में जो फैक्टर है, जैसे पुअर हेल्थ, खराब उसकी सेहत हो, और पोषण अच्छा ना मिले, और
उसमें भावात्मक जो पक्ष है उसमें कमी हो, उसका अभाव हो, और कोई भी इंसेंटिव या मोटिवेशन ना मिले सीखने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होगी, जो नॉर्मल रेट ऑफ ग्रोथ होगी ना वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो इसी को हम कह रहे हैं ना डेविएशन। ठीक है, तो डेवलपमेंट की जो रेट है वो नॉर्मल से चेंज हो सकती है अगर हेल्थ अच्छी नहीं है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। पुअर हेल्थ की बात करें तो खराब स्वास्थ्य की वजह से डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेस हो सकता है। तो खराब स्वास्थ्य बच्चे के शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित कर सकता है। देखिए, अगर आपको अच्छा खाना नहीं मिलेगा, अगर आपकी हेल्थ खराब है, तो आपने देखा होगा जब भी आप बीमार पड़ते हो तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है। कि जब आपका हेल्थ नहीं अच्छा होगा तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसी में तो मेंटल आएगा ना, आपका मेंटल जो डेवलपमेंट है वो बहुत प्रभावित होगा इससे। जैसे कि एक बच्चा जिसे पहले कोई बीमारी है या फिर विकलांगता है, उसे शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने में कठिनाई हो सकती है या उसके संज्ञानात्मक विकास में देरी हो सकती है। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, मतलब अपर्याप्त पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो जिन बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है वे शारीरिक और संज्ञानात्मक विलंब का अनुभव करते हैं। तो उनमें ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसका डिले होगा और फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी डिले हो जाएगा। तो ये क्या है, डेविएशन ही तो हो रहा है। इमोशनल डेप्रीवेशन का मतलब होता है, इमोशनल डेप्रीवेशन मतलब भावनात्मक जो अभाव है। तो भावनात्मक समर्थन और लगाव की कमी से बच्चे के सामाजिक और भावनात्मक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। एग्जाम्पल समझते हैं, एक बच्चा जिसे उपेक्षित किया जाता है, जिसे इग्नोर कर दिया जाता है, जिसे मतलब अवॉइड किया जाता है, और उसके साथ कोई लगाव नहीं रखता है कोई, तो वो क्या होगा, जब दूसरों से जुड़ेगा तो उसको दूसरों से इंटररिलेट करने में, यानी से जोड़ने में, दूसरों से जुड़ने में क्या होगी, कठिनाई हो सकती है, जिसको बुरी तरीके से नकार दिया जाता है उस बच्चे को। तो उसको क्या होगा, जब किसी पब्लिक प्लेस में, क्राउड प्लेस में जाएगा, किसी के साथ रिलेट करेगा, मतलब किसी के साथ उसका जो जुड़ाव होगा उसको बहुत कठिनाई होगी जो अब किसी से बात करने में, और उसको जो आत्मसम्मान है ना उसको भी वो कमी आएगी या कम हो सकता है उसकी वजह से। नेक्स्ट बात करेंगे लैक ऑफ इंसेंटिव टू लर्न, यानी सीखने के लिए जो प्रोत्साहन है, मोटिवेशन है, वो उसकी कमी हो रही है। तो सीखने के लिए अगर प्रेरणा या प्रोत्साहन के बिना बच्चा अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकता है, तो ऑब्वियसली सीखने के लिए इंसेंटिव की ज़रूरत पड़ती है। बचपन से ही आपको पेरेंट्स आपको पढ़ाते हैं, कुछ न कुछ मोटिवेशन देके, कुछ लालच देके आपको स्कूल भेजते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, सीखते हो बचपन से ही। अगर वो कमी है ना तो उसकी कमी की वजह से भी क्या होगा, आपका जो डेवलपमेंट है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो जैसे कि एक बच्चा जो नए अनुभव के संपर्क में नहीं है, यानी जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो उसको सीखने में कठिनाई हो सकती है और वह अपने साथियों के पीछे रह सकता है। तो क्या होगा कि वो लोगों से पीछे रह सकता है। यदि ये कारक लंबे समय तक ना हो तो इनका प्रभाव स्थायी हो सकता है, लेकिन अन्य मामलों में इनका प्रभाव स्थायी हो सकता है। तो जैसे कि स्थायी बीमारी या भावनात्मक अभाव की जो अवधि होती है, मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको कोई बीमारी हो गई, यानी कुछ समय के लिए बीमार है, तो क्या होगा, उसका डेवलपमेंट है वो थोड़ी देर के लिए रुक सकता है, लेकिन वो डेवलपमेंट के अंदर जोड़ा नहीं जाता है कि ये विकास के अंदर उसको जोड़ा जाए। लेकिन उस कारक की वजह से क्या होगा, इस बीमारी की वजह से हो सकता है कि कुछ दिन तक उसका जो संज्ञानात्मक पक्ष है, यानी सीख नहीं पा रहा है, तो वो पीछे हो सकता है, लेकिन अस्थायी होता है, वो टेम्पररी होता है। दूसरी ओर कुछ कारक जैसे बच्चे की बुद्धि का स्तर, जो इंटेलिजेंट लेवल होता है बच्चे का, उसके विकास पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे जो कि 9 मंथ की उम्र में चल सकते हैं, और जबकि अन्य 15 मंथ की उम्र में 15 मंथ्स की उम्र तक नहीं चल सकते हैं। इसी तरह के कुछ बच्चे 12 मंथ की एज में बोलना शुरू कर सकते हैं, जबकि अन्य जो होते हैं 18 मंथ की उम्र तक बोलना शुरू कर नहीं कर सकते। तो ये जो होता है ना, ये इसकी वजह से बुद्धि का जो स्तर है, तो उसको क्या होगा, उसको उसका जो प्रभाव होगा ना, वो स्थायी प्रभाव डाल सकता है, वो परमानेंट होता है बच्चे पे। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो 9 मंथ की उम्र में वॉक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो 15 मंथ के हो जाते हैं वो नहीं चल सकते। तो कुछ जेनेटिक फैक्टर भी हैं जो डिले कर रहे हैं डेवलपमेंट में, यानी जो नॉर्मल रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रहा है।
नेक्स्ट बात करेंगे हम प्यूटेटरी डॉर्फिज्म, यानी प्यूटेटरी बौनापन होता है। प्यूटेटरी जो ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में जो कि हार्मोन सिक्रीट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो प्यूटेटरी जो बौनापन है ये लोगों में बचपन के दौरान होता है, जब बच्चे चाइल्डहुड एज में, चाइल्डहुड के दौरान ही माना जाता है। तो प्यूटेटरी ग्लैंड है वो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब ये ग्रोथ हार्मोन जब सिक्रीट होना कम हो जाता है, इसकी कमी हो जाती है, तो क्या होता है, जो बच्चे की जो हाइट होती है, जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, वो रुक जाता है, देरी से होता है, मतलब कम हो जाती है वृद्धि, और जो विकास है वो धीमी गति से हो जाता है, ठीक है, तेज़ी से नहीं होता है। तो ऐसे लोगों में क्या होता है, जो कद होता है, जो उनकी हाइट होती है वो छोटी हो जाती है, और वो सामान्य जो एवरेज हाइट है, जो डिसाइडेड है कि हाँ ये एवरेज हाइट है बच्चों की इतनी होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। और जिनकी वयस्क जो एडल्ट होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो 4 फीट से 10 इंच से कम हो जाती है, यानी 4 फीट 10 इंच से कम होती है, ठीक है, इनकी एडल्ट की जो हाइट होती है। इसीलिए तो इसको बौनापन कहा गया, डॉर्फिज्म, प्यूटेटरी डॉर्फिज्म। इससे उन्हें अलग होने का आभास हो सकता है और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब जिसकी हाइट कम होती है, जब वो बड़े वाले हाइट के बीच में जाते हैं, तो कुछ इंटरनल फैक्टर होते हैं जो उनको डिमोटिवेट करते रहते हैं। इन्हें उन एक्टिविटीज़ में भाग लेने में भी कठिनाई हो सकती है जो उनकी आयु के वर्ग के लिए विशिष्ट है, जैसे खेल या अन्य शारीरिक गतिविधियों में जब हाइट छोटी होती है तो उनको डिसएडवांटेज होता है उनके लिए। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो इसका उल्टा होता है। तो ये प्यूटेटरी जाइगेंटिज्म होता है। जाइंट का मतलब बहुत बड़ा, बहुत लार्ज। तो इसका मतलब है कि प्यूटेटरी जो है ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ अमाउंट क्या है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट कर रही है, जिसकी वजह से जो पर्सन है, जो बच्चा है या व्यक्ति है, उसमें उसकी जो हाइट होती है वो नॉर्मल हाइट से ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे बचपन से ही बड़े हो जाते हैं देखने में, तो ये जायंटिज्म इसको कहते हैं। और ये दोनों ही जो चाइल्डहुड एज यानी बचपन में देखने को मिलता है। चिल्ड्रन विद जायंटिज्म ग्रो एट फास्टर रेट दैन द अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। अपनी एज से जो बच्चे, उन्हीं की उम्र के बच्चे होते हैं, उनसे ज़्यादा जल्दी बड़े हो जाते हैं, और जबकि इसी का उल्टा होता था डॉर्फिज्म में। देयरफॉर हैविंग एबनॉर्मली हाई प्लेसमेंट ऑन ग्रोथ चार्ट्स अर्ली इन चाइल्डहुड। तो उनको जो ग्रोथ चार्ट है उनको ऊपर रखा जाता है बचपन के, क्योंकि एबनॉर्मल है, क्योंकि ये जो हाइट है कुछ ज़्यादा ही हो गई है, ठीक है, नॉर्मल हाइट से ज़्यादा ही हो गई है। तो इनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे कि सभी क्षेत्रों में एवरेज रहने वाले बच्चे सामान्य नहीं होते। बच्चों का विकास सभी क्षेत्रों में औसत होना दुर्लभ है। तो इसलिए कहा जाता है कि ना सभी बच्चे जो हैं वो सभी फील्ड में जो एवरेज नहीं होते, जो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है, कि जैसे कि उनका भावनात्मक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, ये सभी में एवरेज हो, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि उनका शारीरिक विकास ज़्यादा हुआ है, जैसे कि अभी बच्चा हमने देखा हाइट ज़्यादा बढ़ गई, हो सकता है भावनात्मक विकास, भावों पे कंट्रोल कर रहा है, सामाजिक विकास ज़्यादा हुआ हो। तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है, तो ये नहीं है कि वो सभी में एवरेज हो सकता है उसका सोशल जो है, सोशल जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा हुआ हो और बाकी चीज़ों में कम हो, ये कह सकते हैं। तो सभी में एवरेज नहीं होता, सामान्य नहीं होते, तो ये नहीं कह सकते, ये पॉसिबल नहीं है। तो अधिकांश बच्चों के पास विभिन्न क्षेत्रों में ताकत और कमजोरियां होती है, सभी का पता है। जैसे कि आपका मैथ्स, अगर आपको मैथ्स नहीं आती है, किसी को साइंस अच्छी आती है पर मैथ्स नहीं आती, किसी को बायोलॉजी पसंद है, किसी को मैथ पसंद है, तो इस तरीके से होता है ना, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत होती है। तो कुछ क्षेत्रों में संघर्ष करते हैं, कुछ क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बाद में वो जब प्रैक्टिस करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो वो बाद में उस तक पहुंच जाते हैं, उसको भी मैथ्स आने लगती है। तो एग्जाम्पल के लिए देखें, कुछ बच्चे किसी विशेष क्षेत्र में धीमी शुरुआत करते हैं लेकिन कुछ समय बाद अपने साथियों के बराबर हो सकते हैं, तो ये कंडीशन होती है। नेक्स्ट है, अगर हमें स्क्रीनिंग टेस्ट करनी है, डेवलपमेंट डिले जब हो रहा है बच्चों में, उसको डिटेक्ट करने के लिए कि बच्चों में विलम्ब क्यों हो रहा है, उसका ये पता लगाना है, तो उसके लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, ठीक है, तो ये जानेंगे। तो डेवलपमेंट डिले क्या होता है, ये इसको समझ लेते हैं। डेवलपमेंट डिले इज सेड टू एग्जिस्ट इफ द चाइल्ड डज नॉट रीच डेवलपमेंटल माइलस्टोन एट द एक्सेप्टेड, सॉरी ये क्या है, ये ओके ओके, एक मिनट, यस, एक्सपेक्टेड एज, ठीक है, यहाँ पे मुझे लगा कि कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है। तो डेवलपमेंट डिले का मतलब है कि बच्चा अगर कोई भी एक्सपेक्टेड
बच्चे से ये एक्सपेक्टेड किया, मतलब ये है कि बच्चा इस एज में इतना उसका नॉर्मल ग्रोथ होना चाहिए, इतनी डेवलपमेंट होनी चाहिए। जब उस एज उस जो उपेक्षित उम्र तक बच्चा नहीं पहुंच पाता, मतलब अगर आपने आपको पता होगा कि 10-12 साल में लोग कहते हैं इतनी हाइट हो जानी चाहिए, इतना ग्रोथ हो जाना चाहिए, इतनी डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो बच्चे का अगर वहाँ तक नहीं होता है तब हम कहते हैं डेवलपमेंट डिले हुआ है, जैसे अभी मैंने ऊपर आपको कॉमन लैंग्वेज में समझाया। तो यही है ये इसका मतलब, ठीक है। तो इसी को डिले कहते हैं। जो भी एक्सपेक्टेड एज है वहाँ तक उसका जो डेवलपमेंट है नहीं हो रहा है, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है बच्चा, तो उसको हम कहते हैं डिले, वो विलम्ब हो रहा है डेवलपमेंट में। तो इसके लिए हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं इसका डायग्नोसिस करने के लिए। सही डायग्नोसिस के लिए विकास में किसी भी देरी या डेविएशन का जल्द से जल्द पता लगाने के लिए उचित स्क्रीनिंग परीक्षणों के साथ नियमित रूप से उन बच्चों को फॉलो करना महत्वपूर्ण है। तो आप उन बच्चों को फॉलो करना पड़ता है जिनका आप ये टेस्ट कर रहे हो, डायग्नोसिस कर रहे हो, जिन बच्चों में कि डेवलपमेंट डिले हो रहा है और स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे हो, तो आपको रोज़ उनको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि स्लो स्टार्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो धीमी गति से शुरुआत करते हैं, तो यह उन बच्चों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो कुछ क्षेत्रों में धीमी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआती हस्तक्षेप में बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण अंतर आ सकता है। अगर आपको पता है कि बच्चा धीमी गति से सीख रहा है, तब आप ये टेस्ट करोगे और इससे आप डायग्नोसिस करोगे तो आप बाद में हेल्प कर सकते हो। तो बहुत अंतर आ सकता है अगर आप पहले ही कर लोगे। तो धीमी शुरुआत करने वाले बच्चे होते हैं, धीमी शुरुआत करने वाले जो स्लो स्टार्टर्स होते हैं वही बच्चे होते हैं जो अक्सर बोलने, जैसे कि स्पीच में प्रॉब्लम होती है, चलने में, और स्पिंटर कंट्रोल जैसे कुछ कौशल हासिल करने में देर करते हैं, डिले करते हैं, ठीक है, जबकि अन्य क्षेत्रों में सामान्य होते हैं। तो जैसे बोलने में, स्फिंक्टर कंट्रोल करने में और चलने में देरी करते हैं, तो ये धीमी शुरुआत करने के अंदर आते हैं। तो इन बच्चों के विकास में स्थायी देरी हो सकती है, तो इसके लिए इनके जो डेवलपमेंट है हो सकता है कि इसमें क्या हो, क्योंकि ये बाकी बच्चों से पीछे रह जा रहे हैं इस चीज़ में, तो हो सकता है इनके जो डेवलपमेंट में है वो टेम्पररी चेंज हो सकता है, टेम्पररी डिले हो सकता है। तो इन बच्चों का नियमित रूप से उपयुक्त स्क्रीनिंग टेस्ट का पालन करके किसी भी देरी की पहचान करना और उनके विकास का समर्थन करने के लिए कार्रवाई करना संभव है। तो आपको जल्दी से जल्दी इन बच्चों का पता लगाना है और बाकी इनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है, इनकी स्क्रीनिंग करनी है और बाकी जो भी हस्तक्षेप है वो करना है। तो ये इम्प्लीकेशन के अंदर भी आ सकता है, आप लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा, इसमें आपको क्या करना है, इसमें एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर जो चाइल्ड टेक केयर है, चाइल्ड केयर सेंटर होता है, उनकी सहायता ले सकते हो आप। जैसे कि बाल रोग विशेषज्ञ जो हैं और बाल विकास विशेषज्ञ जो हैं, और या फिर उन संसाधनों और सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करना जो विकास संबंधी देरी या विकलांग बच्चों को समर्थन के लिए डिजाइन किए गए, उनका भी सपोर्ट आप ले सकते हो जो कि इन बच्चों के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आइसोलेटेड डिले इन मोटर डेवलपमेंट मे बी ड्यू टू। तो मोटर डेवलपमेंट में जो गतिक विकास होता है, जैसे आपका चलना फिरना लिखना, ये सब आपकी जो बॉडी की मूवमेंट हो रही है और उनमें जो डिले हो रहा है, जैसे मोटर विकास में जो डिले हो रहा है, गतिक डेवलपमेंट में जो गतिक विकास में जो डिले हो रहा है, वो फैक्टर क्या क्या है जो इसको प्रभावित करते हैं। तो ऐसे कारक जो मोटर डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं उनमें आपका आ सकता है फैमिलियल और इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, पारिवारिक या पर्यावरणीय कारक आते हैं इसमें। जिन बच्चों के माता पिता या भाई बहन विकासात्मक देरी से पीड़ित हैं, मतलब उनमें भी विकास डिले हुआ है, तो उनके स्वयं की देरी का अनुभव करने की संभावना अधिक हो सकती है। और इसी तरह बच्चे जो पर्यावरणीय कारकों के संपर्क में हैं जो उनके विकास को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे विषाक्त पदार्थ, हार्मफुल प्रोडक्ट और मोटर डेवलपमेंट में देरी हो सकती है, तो इनकी वजह से भी हो सकता है, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है इसकी वजह से भी जो मोटर डेवलपमेंट है उसमें देरी हो सकती है। पर्सनालिटी ट्रेट्स आपने पढ़ा होगा, सील गुण व्यक्तित्व लक्षण जिसे कहते हैं, 5 सील गुण आपने पढ़ा होगा, उसको अलग से हम पढ़ेंगे। तो पर्सनालिटी ट्रेट्स में अलग अलग पर्सनालिटी के होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना, अलग अलग, जैसे इंट्रोवर्ड वाले आ सकते हैं, जो बहुत कॉन्शियस होते हैं, ठीक है, जो बहुत ओपनली बोल सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा ओशियन, ये आपके 5 सिल गुण होते हैं, ठीक है। और कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है कुछ में, तो जिसमें न्यूरो डिसऑर्डर होता है,
तो वो भी आते हैं ना। तो जो चिंतित होते हैं या फिर भयभीत वाले बच्चे जो होते हैं, बहुत डरे होते हैं, उनका जो मोटर स्किल्स होता है, आपने पढ़ा होगा मोटर स्किल्स में, ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल्स। तो फाइन मोटर के अंदर आपका सूक्ष्म कौशल, जो जिसमें आप अपने छोटे मसल्स का यूज़ करते हो, जैसे लिखना हो गया, पकड़ना हो गया, और बाकी ग्रॉस मोटर में जिसमें आप बड़े मसल्स का यूज़ करते हो, जैसे चलने में, दौड़ने में। तो ग्रॉस मोटर पहले डेवलप होता है, फाइन मोटर आप बाद में सीखते हो। तो ये जो कौशल्स होते हैं और जो भी नए कौशल होते हैं वो बहुत धीमी गति से होते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि आप चिंतित होते हो और भयभीत होते हो, क्योंकि वो आपका इमोशनल डोमेन आ जाएगा ना, जो कि आपके विकास को प्रभावित कर रहा है। चिल्ड्रन विद हाइपोटोनिया और डिक्रीज मसल टोन, ठीक है। सो बेसिकली हाइपोटोनिया वो कंडीशन होती है जहाँ पे मसल टोन जो है, बेसिकली मसल टोन क्या होता है, जो टेंशन होता है जब मसल रिलैक्स होता है, स्केलेटन जो रिलैक्स स्केलेटन मसल्स होती है। जैसे आपको पता है कि आप जब भी हैंड को मूव करते हो कोई भी, तो वहाँ पे दो मसल काम करती हैं, ठीक है। तो उनका कंट्रैक्शन होता है, एक्सपेंशन होता है, तो आपने पढ़ा होगा। तो जब रिलैक्स होती है तो वो जो मसल टेंशन होता है, टेंशन जो होता है स्केलेटन मसल्स में, उसको कहते हैं। तो वो जो वहाँ पे कम होता है अगर मसल टोन, तो वो कंडीशन क्या होती है इसमें, डाउन सिंड्रोम, जैसे मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण, या इसमें आपका हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है जो थायराइड ग्लैंड है वो कम थायराइड कम हार्मोन सिक्रेट करेगी, और रिकेट्स जो डिजीज़ होता है विटामिन डी की वजह से, और सूखा सूखा रोग कहते हैं जिसे, तो ये कंडीशन होगी। तो ये जो बच्चे होंगे, ये अन्य की तुलना में इनमें जो चलने की कंडीशन, यानी जब मसल्स अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगे, डिक्रीज मसल टोन होगा, तो ये बच्चे जो होंगे लेट वॉकर होंगे, यानी देरी से चलेंगे, बाद में चलेंगे बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, ठीक है। एक और कंडीशन होती है हाइपरटोनिया, जब मसल टोन ज़्यादा होता है। तो इस कंडीशन में आपका सेरिब्रल पैल्सी होता है। सेरिब्रल पैल्सी आपको पता ही होगा, ये जब ये आपकी सेरेब्रल पैलिसी जो होती है, एक कंडीशन होती है जब पर्सन जो होता है, कोई बच्चा है, अपने बॉडी मूवमेंट को, मतलब बॉडी मूवमेंट क्या है, मूव नहीं कर पाने, अनेबल टू मूव योर, ठीक है, बॉडी को मूव नहीं कर पाता है और बैलेंस नहीं बना पाता, तो उस कंडीशन को कहते हैं सेरेब्रल। तो ये सेरेब्रल पैल्सी हमारे बॉडी मूवमेंट को अफेक्ट करती है, और बॉडी का जो बैलेंस है वो मेंटेन करने में भी अफेक्ट करती है। तो इसके वजह से ये जो मोटर डेवलपमेंट होता है देरी से होता है, और बच्चे लेट वॉकर होते हैं, बहुत बाद में चलते हैं बाकी बच्चों की कंपैरिजन में। विजुअल इम्पेयरमेंट की बात करिए तो विजुअल इम्पेयरमेंट मतलब दृष्टि बाधिता हो सकती है, दृष्टिहीन बच्चे हो सकते हैं इसके अंदर। तो जिन बच्चों में दृष्टि हानि होती है उन्हें नए मोटर स्किल सीखने और अभ्यास करने में कठिनाई हो सकती है, जिसकी वजह से डिले मोटर डेवलपमेंट हो सकता है। और न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ अगर होता है, न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ वाले बच्चे, जैसे कि मस्कुलर डेस्ट्रॉफी तो होता है, तो उनमें जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो डिले होता है। और मोटर स्किल्स भी जो कौशल्स होती है, जैसे फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं, वो भी डिले होगा। तो ये बच्चों में देरी होगा। तो ये अगर ये फैक्टर अगर आप पहचान लोगे कि जो फैक्टर हैं रिस्पॉन्सिबल हैं मोटर डेवलपमेंट के लिए, डिले मोटर डेवलपमेंट के लिए, तो आप क्या करोगे, तो उनके विकास, उस मतलब वो चीज़ें, उस फैक्टर की पहचान करके उनके विकास का समर्थन करने और उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में सहायता करोगे, सपोर्ट करोगे, और जिससे कि उनका जो उचित विकास है हो सके, और उचित योजना भी बना सकते हो आप इस फैक्टर को जानने के बाद। तो ये चीज़ें इम्प्लीकेशन के अंदर आ सकती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम इवैल्यूएशन ऑफ डेवलपमेंट डिलेज इन चिल्ड्रन। अब हम डेवलपमेंट डिले जो हो रहा है, विकास विलम्ब जो बच्चों में हो रहा है, उसको इवेल्युएट कैसे करें, उनका मूल्यांकन कैसे करें। तो इसके लिए आप देखिए ऑप्शन, बहुत सारे ऐसे चीज़ें दी है जिससे आपको पता चल सकता है। तो चिल्ड्रन विद विजुअल हैंडीकैप्स, तो जो बच्चे देख नहीं सकते, दृष्टिबाधित बच्चे हैं, तो जो चिल्ड्रन विद विजुअल हैंड, यहाँ पे मैं एक बार एक सेकेंड लिखा क्या है, हाँ, चिल्ड्रन विद विजुअल हैंडीकैप डिमिनिस्ड पेरेंट चाइल्ड इंट्रैक्शन, तो उनमें चाइल्ड पेरेंट जो इंट्रैक्शन होता है कम हो जाता है, और इंस्टीट्यूशनल केयर और फेशियल मसल एट्रोफी जो होती है, इसकी वजह से जो वो स्माइल करते हैं ना, वो लेट होता है, या फिर कभी भी स्माइल नहीं करते हैं।
और जो नॉर्मल बेबीज़ होते हैं बेसिकली 3 से 4 महीने के अंदर या 8 से 10 वीक के अंदर ही स्माइल कर देते हैं। तो ये क्या है, डिलेड मैचुरेशन ऑफ सीएनएस। सीएनएस का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्र का तंत्र है, उसका मैचुरेशन जो है, परिपक्वता है, उसमें विलम्ब हो रहा है। या फैमिलियल या पारिवारिक हो सकता है, या फिर ओवर जेलस टॉयलेट ट्रेनिंग, मतलब अत्यधिक शौचालय प्रशिक्षण दिया जाता है बच्चों को, बार बार डांटा जाता है, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, डिले होगा डेवलपमेंट में। तो सम चिल्ड्रन में हाउ एवर कंटिन्यू टू वेट देयर बेट टिल द एज ऑफ 5 to 6 ईयर। बेसिकली जो कुछ बच्चे हैं जो सामान्य बच्चों की अपेक्षा 5 से 6 साल तक टॉयलेट जो रात के समय बेड को गीला करते ही हैं। लेकिन जो यूजुअली जो बच्चे होते हैं वो दिन के टाइम तो 2 साल तक, दिन के बाद 2 साल के बाद क्या करते हैं, वो दिन में पैंट में नहीं टॉयलेट करते हैं, लेकिन रात के टाइम वो 3 साल तक करते रहते हैं। लेकिन ये इस कंडीशन में क्या होगी, जो डिलेड मैचुरेशन जब होगा ना, परिपक्वता जब होगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, वो डिलेड होगी, या पारिवारिक जो कंडीशन होगी, या फिर ज़्यादा बच्चों को टॉयलेट प्रशिक्षण दिया जाए, डांटा जाए, ये सब किया जाए, तो इसकी वजह से जो टॉयलेट है वो कंटिन्यू करते हैं, बेड को गीला करते हैं 5 से 6 साल तक की उम्र में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम साइकोजेनिक कॉजेज, यानी मनोवैज्ञानिक कारण क्या क्या होते हैं। जो बच्चे माता पिता के अलग होने, जो पेरेंट्स हैं उनके सेपरेट हो गए हैं, या फिर जेलेसी हो गई, इनसिक्योरिटी हो गई, जैसे मनोवैज्ञानिक जो स्ट्रेस है, तनाव है, का अनुभव कर रहे हैं, उनके विकास में भी देरी हो सकती है। और यदि बच्चे के विकास के बारे में कोई चिंता है, अगर अब यदि बच्चे के विकास में बारे में चिंता है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको कोई टेंशन है तो ये एज अ टीचर आपको सोचना है। तो स्वास्थ्य देखभाल जो चाइल्ड टेक केयर हैं सेंटर होती हैं, और जो बाल रोग चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास जाना है, बाल विकास विशेषज्ञ की सलाह लेना है, जो कि महत्वपूर्ण होता है यहाँ पे। और उचित समर्थन और हस्तक्षेप से क्या हो गया, बच्चे के डेवलपमेंट डिले को दूर कर सकते हैं, और अपनी पूरी क्षमता तक उसको पहुँचा सकते हैं। तो ये इम्प्लीकेशन हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम डेवलपमेंट कोसेंट क्या होता है। जिस तरीके से हमने इमोशनल कोसेंट पढ़ा था, इंटेलिजेंट कोसेंट पढ़ा था, उसी तरीके से डीक्यू होता है। तो the DQ should be estimated separately for each area of development, such as gross motor, fine motor, language and personal social। तो वो जो डेवलपमेंट कोसेंट होता है, वो जो डेवलपमेंट ऑफ डोमेन पढ़ा था ना, सभी के लिए अलग अलग हो सकता है, अलग अलग तरीके से मेजर किया जा सकता है। जैसे कि ग्रॉस मोटर के लिए अलग होगा, फाइन मोटर के लिए अलग होगा। भाषा सीखा है आपने, उसके लिए DQ अलग हम मेजर करेंगे कि डेवलपमेंट कोसेंट कितना है। और पर्सनल जो व्यक्तित्व है, सामाजिक है, उसके लिए अलग अलग होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं हम डेवलपमेंट कोसेंट को। हम डेवलपमेंटल एज अगर दिया गया है कि विकास की आयु अगर इतनी है, विकास आयु, तो वहाँ पे ये लिखेंगे। और क्रोनोलॉजिकल जो उसकी वास्तविक आयु है, रियल एज है, वो लिखेंगे इनटू 100, जैसे कि हमने इंटेलिजेंस कोसेंट और इमोशनल कोसेंट में किया था। अगर आपको पता होगा, अगर ये जो आएगा, इसका इक्वल आएगा डेवलपमेंट कोसेंट, अगर 65 से 75 के बीच में आएगा, तो हम कह सकते हैं जो डेवलपमेंट कोसेंट है, ये बच्चों का जो विकासात्मक विलम्ब हो जोखिम माना जाता है। मतलब ये रिस्क पे है कि इन बच्चों का जो डेवलपमेंट डिले हो रहा है, जो अगर इनके बीच में आएगा, 65 से 75 के बीच में आता है। यदि किसी बच्चे का DQ इस सीमा के भीतर आता है, यानी जो दिया गया है, तो बच्चे के विकास का समर्थन करने के लिए कार्रवाई का सर्वोत्तम तरीका निर्धारित करने के लिए बाल रोग विशेषज्ञ या बाल विशेषज्ञ जैसे स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर की सलाह लेना महत्वपूर्ण है। इनके बीच में आता है 65 से 75 के बीच में आता है DQ आपका। तो आप समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट डिले हो रहा है बच्चे में। अब हम बात करेंगे क्विक डेवलपमेंट असेसमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी डेवलपमेंट असेसमेंट। अगर हमें डेवलपमेंट का असेसमेंट करना है जल्दी, तो हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं ना। जैसे कि कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, जैसे कि DDST हो गई, इसे हम डेनिवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, जो कि एक क्लिनिकल प्रैक्टिस होता है, व्यापक रूप में इसको स्वीकार किया गया है, एक प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इस फुल फॉर्म को याद कर लेना, DDST, डेनिवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट। तो इसे पहली बार डेवलप किया गया था 1967 में। बाद में इसको रिवाइज्ड किया गया, संशोधित किया गया था 1992 में। और इसके बाद इसका सेकेंड संस्करण एडिशन आया था DDST2। और DDST2 में 125 आइटम्स होते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से
स्किल्स शामिल है, कौशलों को शामिल किया गया है, श्रृंखला शामिल की गई है कौशलों की, इसमें ब्रॉड रेंज ऑफ स्किल्स शामिल किया गया है इसमें। DDST जो है एक प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट, एक प्रकार का स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है, एक स्क्रीनिंग प्रक्रिया होती है। ये मेज़र नहीं करता इंटेलिजेंट मोटर डेवलपमेंट को, इंटेलिजेंस को मेज़र नहीं करता, मोटर डेवलपमेंट को मेज़र नहीं करता, ना ही कम्युनिकेशन स्किल्स को मेज़र करता है, जो भी संचार कौशल है उसको मेज़र नहीं करता है। ये एक प्रकार का स्क्रीनिंग प्रोसेस होती है, स्क्रीनिंग की प्रक्रिया होती है। एक बच्चे के विकास में डेवलपमेंट डिले यानी जो विकासात्मक विलंब है तब माना जाता है जब वो एक आइटम यानी जो कार्य है, जिसमें हमने बोला था 125 कार्य आइटम्स हैं इस DDST में, तो अगर एक आइटम को परफॉर्म करने में असमर्थ होता है अगर बच्चा कोई, तो जो जो उनकी उम्र के 90% बच्चे कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है और उसको आइटम्स जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन किया गया 125 आइटम इस टेस्ट में, तो अगर वो बच्चा एक आइटम को परफॉर्म नहीं कर पाता है, बाकी उसी एज के बच्चे अगर इसको कर रहे हैं, 90% बच्चे कर दे रहे हैं, तो हम कह सकते हैं उस बच्चे में डेवलपमेंट डिले है, और तो डेवलपमेंट डिले माना जाएगा। इसी तरीके से यदि किसी बच्चे को दो या दो से अधिक मतलब दो से अधिक नहीं, यहाँ पे 2 या 3 आइटम में विलम्ब होता है यानी डिले होता है उसको परफॉर्म करने में, तो सावधानी बरतनी चाहिए, प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। यदि 3 से अधिक आइटम में अगर बच्चा विलम्ब करता है, परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो ये बहुत संदिग्ध माना जाएगा। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर ऐसे ही होता है। ठीक है, और इंडियन वर्जन की बात करें तो भारतीय एडिशन, भारतीय संस्करण में डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट भी दिया आया था, जो कि पाठक बड़ौदा स्क्रीनिंग टेस्ट के नाम से जाना जाता है। पाठक बड़ौदा का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं, पाठक का बड़ौदा स्क्रीनिंग टेस्ट, बड़ौदा स्क्रीनिंग टेस्ट जिसे कहते हैं। और एक और इंडियन वर्जन में आया है त्रिवेंद्रम डेवलपमेंट स्क्रीनिंग चार्ट, जिसे कहते हैं TDSC। ठीक है, त्रिवेंद्रम डेवलपमेंट स्क्रीनिंग चार्ट, जो कि इंडिया में इंडियन वर्जन है स्क्रीनिंग टेस्ट का। ठीक है, यदि स्क्रीनिंग टेस्ट में किसी बच्चे के एबनॉर्मल यानी असामान्य होने का संदेह होता है, डाउट होता है, तो उसकी बुद्धि का आकलन करने के लिए विशिष्ट परीक्षणों से गुजरना चाहिए। अगर ऐसा एबनॉर्मेलिटी पता चलती है बच्चे में स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान, तो उसके बाद उसमें क्या है, उसमें इंटेलिजेंट टेस्ट करना चाहिए, जैसे कि बेले का स्केल ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट, बेले के शिशु का विकास का पैमाना, इसका यूज़ करना चाहिए, या फिर वेस्लर इंटेलिजेंट स्केल का यूज़ करना चाहिए। जब हमने पढ़ा था ना वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंट, नॉन वर्बल, तो उसी के अंदर ये सब आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट, यानी असामान्य विकास का कारण क्या होता है, बच्चे में एबनॉर्मल डेवलपमेंट क्यों हुआ है। तो इसमें एक जैविक होता है जिसे ऑर्गेनिक भी कह सकते हैं, और एक कार्बनिक होता है। तो जैविक के अंदर आपका जेनेटिक कॉज हो सकता है, जो आनुवांशिक कारक होते हैं, मैटरनल फैक्टर हो सकते हैं, या प्री नेटल कॉज हो सकता है, फीटल कॉज हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, नेटल फैक्टर होता है, पोस्ट नेटल कॉज हो सकता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हो सकता है। इसको हिंदी में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया बाइलिंगुअल हम डिस्कस करेंगे। अकार्बनिक में आपका साइको सोशल आता है, जो मनोसामाजिक स्थिति फैक्टर होते हैं वो आते हैं, और इन्वायरमेंटल फैक्टर आता है, जो पर्यावरणीय फैक्टर होते हैं। पर्यावरणीय फैक्टर में आपका पुअर इंटेलिजेंस आता है, खराब बुद्धि और गरीबी आता है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। थोड़ी वीडियो बड़ी हो जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप जरूर देखिएगा कंप्लीट वीडियो। मैं भी सोच रही थी मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाऊं, पर उस स्पीड से नहीं हो पा रहा है ये। जेनेटिक कॉज की बात करें तो अनुवांशिक कारक क्या होता है जिसकी वजह से एबनॉर्मलिटीज़ होती है। तो एबनॉर्मल डेवलपमेंट के कुछ मामले विरासत से मिलते हैं, जैसे कि आनुवांशिक स्थितियों के कारण की वजह से होते हैं जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट होते हैं, जो हमें इनहेरिट होते हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं। जैसे कि फ्रेजाइल क्रोमोसोम्स होते हैं, कुछ नाजुक क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। जैसे कि बच्चों में डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि ह्यूमन में कितने 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम कह सकते हैं, और 46 क्रोमोसोम। तो अगर क्या होगा, जो 20 वाला है, 21 वाला है, जो 21 पेयर वाला क्रोमोसोम, वहाँ पे एक्स की जगह एक एक्स्ट्रा एक्स आगे, नहीं XXY है ना, हाँ, एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है। तो इसकी वजह से ये क्या होता है, डिसऑर्डर होता है। ऐसे भी बहुत सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जैसे क्लाइनफिल्टर पोटाउ सिंड्रोम, ये ट्राइजोमी होता है। ट्राइजोमी का मतलब एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। ओके, तो आप बायो पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। मैटरनल और प्री नेटल कॉज क्या होता है, यानी प्रसव पूर्व कारण, यानी जब बच्चा गर्भ में आता है उस टाइम क्या क्या कंडीशन होती है। तो
इसमें जैसे कि एक्सपोजर टू टेरेटोजन्स वो होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को हार्म कर सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल, ड्रग्स, रेडिएशन एक्सेट्रा इन प्रेगनेंसी। इन्फेक्शन सच एज मेगालो वायरस होता है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन करता है। रूबेला वायरस होता है। टैक्सोप्लाज्मा होता है, ठीक है, टैक्सोप्लाज्मा हो गया, एक पैरासाइट होता है समझ लीजिए। और उसके बाद जो प्लेसेंटल डिसफंक्शन होता है, एक ये टॉक्समिया होता है। टॉक्समिया जो होता है ये प्रेगनेंसी के दौरान एक कॉम्प्लिकेशन होता है, प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी के दौरान। और बाकी तो एंटीपार्टम हेमरेज होता है। हेमरेज का मतलब ये जो भी जेनाइटल पार्ट है वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है, तो ये कंडीशन होती है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसके वजह से भी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है। फीटल फैक्टर मतलब भ्रूण के कारण जो होता है, फीटस जो आ जाता है गर्भ में, उसके कारण जो होता है। तो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर जैसे कि फ्रेजाइल एक्स क्रोमोजोम की बात करें, डाउन सिंड्रोम भी इसी के अंदर आता है। तो जन्मजात जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की विकृतियाँ होती हैं, और एक्सट्रीम प्री मेच्योरिटी जो हो जाती है, ज़्यादा लेवल पे मेच्योरिटी हो जाती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो होता है जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया जब होता है, जब कह सकते हैं जो हाइपो है ना, तो जब ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाता है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, शुगर लेवल कम हो जाता है। दूसरा गैलेक्टोसीमिया जो होता है, गैलेक्टोसीमिया ये भी इसी टाइप का हो गया। और जब गैलेक्टोसीमिया हो गया और उसके बाद आपका म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस हो गया, ये तब होता है जब शुगर चेन जो होती है वो ब्रेक नहीं हो पाती है, जब एक एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो और उसके बाद आता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये कंडीशन तब होती है जब ये इनहेरिटेड होता है, बेसिकली फीटस में आता है, तो इसकी भी कंडीशन होती है। ये भी एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। तो ये एलानिन की वजह से होता है जो कि एक अमाइनो एसिड है। उसको डिटेल में नहीं देखते, बस ये जान लीजिए कि फीटस के कारण क्या क्या होता है। एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब जब होता है कि जब थायराइड हार्मोन जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो कम, थायराइड ग्लैंड जो है ना थायरॉक्सिन हार्मोन कम सिक्रीट करता है, जो अमाउंट ऑफ हार्मोन्स होता है वो कम हो जाता है। तो इसकी वजह से ये कंडीशन होती है। इसके वजह से भी क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है उसमें जो हमारा मेंटल डेवलपमेंट है उसमें भी रिटार्डेशन होती है, कमी आ जाती है, वो डेवलपमेंट अच्छी तरीके से नहीं हो जा पाता, तो इसकी वजह से होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे नेटल फैक्टर्स जो होते हैं, जन्म के कारक, मतलब डिलीवरी के समय क्या क्या कारक है जो कि बच्चे में डेवलपमेंट डिले कर रहे हैं। तो जन्म के दौरान या उसके तुरंत बाद होने वाली घटनाओं के कारण भी असमान जो एबनॉर्मेलिटीज़ होती है बच्चों में वो हो जाती है। जैसे हाइपोक्सिक कंडीशन जब होती है, जब ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हाइपोक्सिक इस्केमी, हाँ स्कैनिक, ये वाला जो टर्म है इसको सही कर लीजिए। आई थिंक ये ना ये कुछ और है, ठीक है, इसको हम इंसेफेलोपैथी कहते हैं, ये कट कर लीजिए। इंसेफेलोपैथी जो होती है, हाइपोक्सिक स्कैनिक इंसेफेलोपैथी जब होती है, ये तब होता है जब ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे इंसल्ट, आई थिंक ये पूरा लिखा नहीं मैंने, इंसेफ्लोपैथी, ठीक है, ये याद कर लीजिए, थोड़ा टर्म डिफिकल्ट होगा, तो इसकी वजह से होता है। बाकी बर्थ इंजरी जो होती है या फिर इंट्राक्रैनियल हेमोरेज जो ब्लीडिंग होती है, इसकी वजह से होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम पोस्ट नेटल कॉज क्या कहते हैं, जब प्रसव हो जाता है, डिलीवरी होती है, तो जन्म के बाद मेनिजाइटिस जो होती है, मेनिजाइटिस का मतलब तब क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होता है ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड की मेम्ब्रेन में, तो ये मेनिजाइटिस होता है। इंसेफेलाइटिस भी यही है। और मेल न्यूट्रिशन जो कुपोषण का शिकार हो जाता है। हाइपोक्सिया जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्रेन में। और यहाँ पे हाँ कर्निक्टेरस का मतलब ये भी है, कर्निक्टेरस का मतलब ये भी ब्रेन डैमेज ही है, ठीक है। ब्रेन डैमेज की वजह से क्या होता है, जो हियरिंग है वो उसको उसमें प्रॉब्लम आती है, विजन में प्रॉब्लम आ जाती है। और बाकी ब्रेन स्ट्रोक जो होता है ब्रेन डैमेज ही है इसके अंदर, ठीक है, डैमेज ऑफ ब्रेन, तो इसके वजह से होता है। अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल कॉज क्या क्या होता है जो एबनॉर्मल होते हैं बच्चे, एबनॉर्मेलिटीज होती है बच्चों में। पुअर इंटेलिजेंस की बात करें, खराब बुद्धि, द पुअर इंटेलिजेंस में बी इनहेरिटेड और ड्यू टू द साइकोसोशल डेप्रिएशन और restricted child rearing practices and nutritional deprivation,
मतलब जो पुअर इंटेलिजेंस तब होता है जब या तो इनहेरिटेड होता है या पेरेंट्स से ही बच्चों में आता है, ऐसा माना जाता है। बाकी जो साइको सोशल है यानी मनोसामाजिक का अभाव हो जाता है, मतलब बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं होते। और रिस्ट्रिक्टेड चाइल्ड रियरिंग का मतलब है कि जो परिवार के लोग हैं, परिवार में जो देखभाल हो रही है वो उसमें बातचीत नहीं कर पा रहे हैं बच्चे से, और जो भी पोषण है उसका अभाव है, तो इसकी वजह से भी पुअर इंटेलिजेंस होता है। पोवर्टी भी एक कारण होता है। पोवर्टी मतलब गरीबी। तो गरीबी में रहने वाले बच्चे जो होते हैं उनका सांस्कृतिक जो कल्चरल है और पर्यावरणीय तनाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। तो ऐसे बच्चे जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होता है उसके प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, जिससे इनका विकास जो है देरी आती है, एबनॉर्मलिटीज़ में जो कि योगदान करता है, विकास डिले होता है। जैसे कि समझे उदाहरण से, सीमित संसाधनों वाले घर में रहने वाले बच्चे पास शैक्षिक सामग्री या पौष्टिक आहार तक पहुँच नहीं हो सकती, तो जिसकी वजह से उनका संज्ञानात्मक विकास होगा वो प्रभावित हो सकता है। और इसी तरह से प्रतिबंधात्मक बाल पालन प्रथाओं में, जिसमें दूसरों से मतलब दूसरों के साथ बहुत कम या कोई बातचीत नहीं होती है, वहाँ पे जैसे हमने रियरिंग वाला पढ़ा ना, चाइल्ड केयर वाला पालन पोषण जहाँ पे होता है वाले घर में बच्चे सामाजिक जो होते हैं उनमें कम्युनिकेशन स्किल जो होती है, संचार कौशल, क्योंकि एक दूसरे से इंटरकनेक्ट नहीं हो रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से डिले होता है, समझ सकते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की बात करें, जो आपने सीटेड में पढ़ा होगा, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं वो हमने देखा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्टैटिक्स ऑन लर्निंग डिसेबिलिटी, जो भी स्टैटिक्स है वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो सीखने की अक्षमता तंत्र का संबंधित विकार है, जो किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकती है, जिसका कोई क्योर नहीं, उपचार नहीं हो सकता, कम किया जा सकता है। सीखने की क्षमता पर कुछ डेटा यहाँ पे दिया गया था बुक में, तो वो डेटा क्या क्या है, तो जिसमें हम लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है हम उसको LD कह सकते हैं। तो सीखने की क्षमता क्या होती है, सीखने की क्षमता वाले केवल 67% छात्र ही नियमित डिप्लोमा के साथ हाई स्कूल से स्नातक होते हैं, ये डेटा दिया गया था। सीखने की क्षमता वाले ही 20% छात्र हाई स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। और सीखने जो LD होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी जिन बच्चों में होती है, उसमें केवल 10% छात्रों को स्कूल छोड़ने के साथ साथ स्कूल छोड़ने के 2 साल के भीतर ही 4 साल वाले जो कॉलेज है उसमें इनरोलमेंट कर देते हैं, नामांकित किया जाता है। बाकी जो भी वर्किंग एज है, among working age adults with learning disabilities only 55% are employed। तो जो भी वयस्क लोग हैं, जो भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ लोगों में, तो उसमें 55% ही हैं जो कि कामकाजी हैं, एम्प्लॉयड हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की बात करें तो छोटा सा देख लीजिए, डिटेल में नहीं बता रही क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत पढ़ा है। तो डिस्लेक्सिया क्या होती है, इसमें रीडिंग डिसऑर्डर होता है, जिसमें लिखी हुई चीज़ें आप उसके समझ नहीं पाते हो और पढ़ नहीं पाते हो, डिस्लेक्सिया। डिस्ग्राफिया, ग्राफिया का मतलब लिखने से होता है, तो आपकी हैंड राइटिंग खराब हो जाती है, आप लिख नहीं पाते हो, मतलब रिटन हैंड राइटिंग और मतलब राइटिंग संबंधित बेकार होता है, जिसमें आपकी फाइन मोटर स्किल भी अफेक्टेड होती है, तो इसकी वजह से आप लिख नहीं पाते हो। डिस्कैलकुलिया जो होती है मैथ्स संबंधित, आप नंबर समझ नहीं पाते, मैथ्स के कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हो, तो मैथ्स संबंधित बेकार होता है। डिस्फेजिया जो होता है, ये स्पीच जो होता है ना, स्पीच आपकी नहीं होती, आप बोल नहीं पाते हो अच्छे तरीके से, और ये ब्रेन डिजीज़ की वजह से होती है, ब्रेन डैमेज की वजह से होती है। तो जो भी बोली जाने वाली या लिखी जाने वाली भाषा को समझने में और ये अपने आप को व्यक्त करने में कठिनाई होती है इसमें। डिस्प्रैक्सिया क्या होती है, ये एक प्रकार का हम कह सकते हैं, इसमें आप क्या बैलेंस नहीं कर पाते हो, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर में संतुलन नहीं बना पाते हो अपने बॉडी पार्ट्स में। तो डिफ़िकल्टी इन प्लानिंग एंड कंप्लीटिंग फाइन क्रॉस मोटर टास्क जो भी होते हैं उसको संतुलन नहीं पाते, जैसे कि आपको गेंद को पकड़ना हो तो पकड़ नहीं पाते हो, जूते के लेसेस बांधने हो तो नहीं बांध पाते हो, बैलेंस नहीं हो पाता है। डिस्थीमिया क्या होता है, ये एक प्रकार का तनाव और डिप्रेशन वाली कंडीशन होती है, तो मूड डिसऑर्डर रहता है, बहुत तनाव में रहते हो। डिस्मॉर्फिया क्या होती है, मॉर्फिया का मतलब मॉर्फोलॉजी, बॉडी स्ट्रक्चर्स को लेकर है, तो इसमें आपको डिल्यूजन में रहते हो, यानी भ्रम में रहते हो कि आपकी बॉडी यहाँ से ये हाथ ऐसा है, ये बॉडी पार्ट ऐसा है, आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, तो एक प्रकार का भ्रम होता है अपनी बॉडी को लेकर, ठीक है। तो ये डिस्मॉर्फिया के अंदर आता है। एंड ये टॉपिक यहीं एंड होता है, ये कंप्लीट जो भी दिया है बुक के अकॉर्डिंग मैंने आपको करा दिया है, और हिंदी में भी कराया, इंग्लिश में भी कराया है, तो बाइलिंगुअल था। और अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर चेक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में और आपको ये नोट्स प्रोवाइड करने में। तो वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।